हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, और लगभग सारे ही एग्ज़ाम्स में आते हैं जो भी बॉटनी से रिलेटेड एग्ज़ाम है। तो आइए देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो थोड़ी हिस्ट्री की बात करेंगे। सबसे पहले तो इसको फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवरी की बात करें तो क्रेडिट जाता है लुइस पास्चर को। लुइस पास्चर ने 1843 में इसको डिस्कवर किया था। और कहाँ से डिस्कवर किया था? फ्रॉम द प्लूरल फ्लूइड ऑफ बोवाइन सीप सफरिंग फ्रॉम, ये बोवाइन सीप जो थी उसको एक डिजीज थी, उस डिजीज का नाम था प्लूरोनिमोनिया। इसीलिए आप जानते हैं कि माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ भी कहते हैं, पीपीएलओ। तो पहला नाम इसका यही था जो लुइस पास्चर ने इसको देखा होगा कि प्लूरोनिमोनिया एक बोवाइन सीप के अंदर है, और वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया था। तो पहली डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो लुइस पास्चर को जाता है। ओके, और लुइस पास्चर ने इसका नाम पीपीएलओ रखा। नेक्स्ट देखते हैं, इसका प्योर कल्चर की जब बात होती है, जैसे बैक्टीरिया भी है, तो बैक्टीरिया की डिस्कवरी तो ल्यूनहॉक ने की है, एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक ने। लेकिन कल्चर की बात की जाती है तो कोश ने उसका पहला कल्चर किया था बैक्टीरिया का। वैसे ही माइकोप्लाज्मा को डिस्कवर तो लुइस पास्चर ने किया था, लेकिन जो इसका फर्स्ट कल्चर, प्योर कल्चर जो है वो ऑब्टेन किया था नोकार्ड एंड रॉक्स ने। रॉक्स इन्होंने किया था, और ये प्योर कल्चर था जो इन्होंने किया था। ये बात थी 1898 की। नेक्स्ट देखते हैं, इनका नाम जो है माइकोप्लाज्मा किसने रखा? हु गेव द टर्म माइकोप्लाज्मा? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, टर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि हु गेव द टर्म बैक्टीरिया, हु गेव द टर्म माइकोप्लाज्मा। तो जो टर्म है वो दिया था नोवाक ने। नोवाक gave the term mycoplasma. ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो बात हो गई इसकी हिस्ट्री की। अब बात कर लेते हैं इसके साइज की। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, उसी में ये साइज भी आ जाएगा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले साइज़ की बात कर लेते हैं। साइज इसकी बड़ी छोटी होती है, और स्मॉलेस्ट सेल माना जाता है माइकोप्लाज्मा को। इसकी साइज़ होती है 0.1 to 0.25 माइक्रोमीटर। ये होती है इसकी साइज। ओके,
और माइकोप्लाज्मा जो हैं ट्रू सेल होते हैं, although they have simpler than cells of plant and animals, but they are true cells. So mycoplasma are true cells, although simpler होते हैं, simpler than plant and animals, plant and animals. ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्यों इनको ट्रू सेल माना जाता है, क्योंकि ये दे हैव द कैपेबिलिटी, दे हैव ऑल द नेसेसरी बायोकेमिकल मैशनरी टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई इवन इन द एब्सेंस ऑफ अदर सेल. अब देखिए जैसे वायरस है, वायरस कभी भी अकेले जो है मतलब सिंगली वो ग्रो नहीं कर सकता. दे ऑलवेज रिक्वायर देयर होस्ट फॉर देयर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मैशनरी, ओके, एनी बायोकेमिकल मैशनरी. बट माइकोप्लाज्मा कैन ग्रो ऑन देयर ओन. दे हैव ऑल द नेसेसरी बायोकेमिकल मैशनरी टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई इवन इन द एब्सेंस ऑफ अदर सेल. इसलिए इसके सेल को क्या कहते हैं, ट्रू सेल्स. ओके, और माइकोप्लाज्मा का जो न्यूट्रिशन है, माइकोप्लाज्मा जो है ये सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं. माइकोप्लाज्मा में बी सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और पैथोजेनिक. नाइनटीन 1966 में ICNB यानी इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया ने माइकोप्लाज्मा को एक डिफरेंट क्लास में रखा, बैक्टीरिया से अलग रखा. क्यों? क्योंकि आप जानते हैं बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा लैक अ सेल वॉल. दैट्स व्हाई ICNB की एक कमेटी हुई 1966 में, जो कि माइकोप्लाज्मा को एक डिफरेंट क्लास में रखा उन्होंने, और वो क्लास का नाम था मॉलिक्यूट में रखा. ओके, और इसमें दो जेनरा इंक्लूड किए इन्होंने मॉलिक्यूट में. एक तो माइकोप्लाज्मा और दूसरा एकोलप्लाज्मा. ठीक है. अब देखिए इसे माइकोप्लाज्मा को कहते हैं जोकर्स इन द माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क. और ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जानते हैं इसके अंदर नो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. सिंस इट डू नॉट हैव सेल वॉल, हेंस इट कैन टेक मेनी शेप. it means they are pleomorphic. They can take any kind of shape. They have no any fixed shape. That's why they are joker in the microbiological part. Okay, ये क्वेश्चन भी आया है कि जोकर्स इन द माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क किसे कहते हैं, तो वो है माइकोप्लाज्मा, एंड दैट इज ड्यू टू लैक ऑफ सेल वॉल. ओके, एक 3 लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेकिन इसके अंदर पाई जाती है. 3 लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. 3 लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि रिच होती है कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड्स में.
एक बात समझिएगा कि अगर इसके अंदर सेल वॉल नहीं है तो ऐसी कोई भी एंटीबायोटिक जो सेल वॉल को टारगेट करती है, जैसे कि पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन इसके अगेंस्ट इफेक्टिव, ये सेंसिटिव नहीं होगा उसके लिए बिल्कुल, मतलब ये उसके प्रेजेंस में भी ग्रो करेगा माइकोप्लाज्मा। तो ऐसी कोई भी एंटीबायोटिक जो सेल वॉल को टारगेट करती है, ये ऐसी या बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक जिसे कहते हैं आप यूजुअली कॉमन टर्म में, तो बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक के अगेंस्ट ये बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है, ये ग्रो करती है। ओके, ड्यू टू लैक ऑफ सेल वॉल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये चूंकि आप जानते हैं ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, तो दे कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के थ्रू ये पास हो जाते हैं। इट मीन्स कि दे आर स्मॉलर देन, सो इसीलिए अगर क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हमेशा माइकोप्लाज्मा का नाम आता है, क्योंकि दे आर इवन स्मॉलर देन द स्मॉलर बैक्टीरियम। ओके, एंड अ मिलियन टाइम स्मॉलर देन द यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल से तो मिलियन टाइम ये छोटे होते हैं। ओके, और ये होते हैं दे आर ग्राम नेगेटिव। अब जानते हैं ना इनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड्स में बहुत ही रिच होती है। लिपिड्स आप जानते हैं, लिपिड की वजह से थोड़ी ग्राम नेगेटिविटी आती है, तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि दे आर मोस्टली ग्राम नेगेटिव। और ये जनरली क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, दे आर जनरली नॉन मोटाइल, लेकिन किन्हीं किन्हीं स्पेसीज में ग्लाइडिंग एबिलिटी पाई जाती है। ओके, कोई कोई स्पेसीज ऐसी है माइकोप्लाज्मा की जिसके अंदर ग्लाइडिंग के थ्रू मूवमेंट हो सकता है, थ्रू ग्लाइडिंग। तो ये जनरली नॉन मोटाइल है, लेकिन कभी कभी ग्लाइडिंग पाया जाता है। अच्छा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन इस पे भी बनता है कि इनका जो अपीयरेंस होता है ना, वो फ्राइड एग अपीयरेंस होता है, फ्राइड एग अपीयरेंस। क्यों होता है? जब ये ग्रो करते हैं ना कॉलोनी पे, कल्चर आप इनका करेंगे तो ये ऐसी कॉलोनी बनाते हैं, है ना, जहाँ पर एक डेंस सेंट्रल पोर्शन होता है और ऐसा कुछ आप देखे होंगे ना। आमलेट अगर बनाते हैं, फ्राइड एग बनाते हैं, तो फ्राइड एग बिल्कुल ऐसा बीच में यॉक होता है और इधर किनारे किनारे येलो कलर का यॉक डेंसली सेंट्रली डेंस होता है, बीच में एक पार्ट और किनारे किनारे वाइट होता है। तो ये इसलिए ऐसे इसके माइकोप्लाज्मा की कॉलोनी को हम फ्राइड एग अपीयरेंस जैसा मानते हैं, ऐसा दिखती है। ओके, नेक्स्ट है दे रिक्वायर स्टेरॉल फॉर ग्रोथ। इनको अपने ग्रोथ के लिए स्टेरॉल की ज़रूरत होती है, दे रिक्वायर स्टेरॉल्स। अगर इसका कल्चर करेंगे ना तो हम स्टेरॉल भी डालते हैं फॉर ग्रोथ। ओके, अब बात कर लेते हैं केमिकल कंपोजिशन। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, और अब बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की। केमिकल कंपोजिशन अगर देखी जाए तो इसमें डीएनए होता है, लगभग 4%, आरएनए होता है 8%, आरएनए होता है 8%। ओके, एंड इनके राइबोसोम जो हैं वो 70S टाइप। बैक्टीरिया से ही काफ़ी ये सिमिलरिटी शो करता है। और डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स होता है, सर्कुलर होता है, एंड दे हैव मेनी सॉल्युबल प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड इन द एक्सपेक्टेड रेशियो। अब जानते हैं राइबोसोम प्रेजेंट होगा, राइबोसोम 70S होता है, राइबोसोम जो है
इनके अंदर 70S टाइप होता है। तो इनके अंदर कुछ सॉल्युबल प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड भी पाए जाते हैं। सम soluble protein and amino acid, soluble protein and amino acid form inside them, मेसोजोम्स इसके अंदर एब्सेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके अंदर मेसोजोम नाम का कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया। मेसोजोम आप जानते हैं ना, मेसोजोम इज़ इन्वॉल्व इन रेस्पिरेटरी फंक्शन इन बैक्टीरिया। वो एक्चुअली क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंदर ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी की इन्वेजिनेशन से ये मेसोजोम बनता है। और ऐसा माना जाता है ये सेल वॉल सिंथेसिस में भी काम करता है। तो मेसोजोम वही है, ठीक है। और ये हो गया, इसके अंदर मेसोजोम एब्सेंट होगा और यही है। नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना कि माइकोप्लाज्मा के अंदर बहुत सी माइन्यूट अनइवनली बॉडीज़ बनती हैं, अनइवनली बॉडीज़। और क्या होता है फिर जब ये बन जाती हैं, जब मैच्योर हो जाती हैं, उस कंडीशन में ये बर्स्ट होके पूरा माइकोप्लाज्मा नए नए माइकोप्लाज्मा बना लेता है। तो ऐसी जो बॉडीज़ बनती हैं इनको कहते हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट या फिर मिनिमल रिप्रोडक्टिव यूनिट या MRU कहते हैं या फिर एलिमेंट्री बॉडीज़ कहते हैं। तो इनके अंदर एक तो रिप्रोडक्शन इस तरह हो गया एलिमेंट्री बॉडीज़ के थ्रू। नेक्स्ट जो है बाइनरी फ्यूजन भी कभी कभी पाया जाता है। वो तो आप जानते हैं बाइनरी फ्यूजन जो है प्रोकैरियोट्स में बहुत ही एविडेंट होता है। बाइनरी फ्यूजन के थ्रू भी होता है रिप्रोडक्शन कभी कभी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, डिजीज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अराइज होते हैं इसी पार्ट से होते हैं, डिजीज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। तो उसके लिए हम देखते हैं डिजीज कॉज्ड। और प्लांट डिजीज़ तो बहुत पूछते हैं। बॉटनी के जितने पेपर हैं आपके, चाहे UPHCST हुआ या फिर आप पिछले PGT NTGT जितने भी एग्ज़ाम हैं बॉटनी से रिलेटेड, उनमें आप देखेंगे कि माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड डिजीज़ ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें इम्पोर्टेंट लगाइएगा। और देखते हैं डिजीज़ के नाम देखते हैं। तो सबसे पहला डिजीज़ है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ओके। नेक्स्ट है बंची टॉप ऑफ बनाना, टॉप ऑफ बनाना। नेक्स्ट है एस्टर येलो। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, देखिए एस्टर येलो से भी रिलेटेड आया है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल के भी बारे में पूछा है। नेक्स्ट है मलबेरी डॉर्फ, मलबेरी डॉर्फ, राइस स्ट्राइप। नेक्स्ट है सैंडल स्पाइक। ये सारे इंपॉर्टेंट आप करिएगा और सारे इन डिजीज के नाम जरूर लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ग्रासी स्टंट ऑफ राइस। और है पोटैटो पर्पल टॉप। ये प्लांट डिजीज़ है कुछ जो कि दे आर कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा, ओके। और आप तो जानते हैं माइकोप्लाज्मा, अभी मैं स्टार्टिंग में ही बताई हूँ कि माइकोप्लाज्मा जो है वो प्लूरोनिमोनिया कॉज करता है इन बोवाइन एनिमल्स। और कभी कभी माइकोप्लाज्मा निमोनी जो है वो प्राइमरी टिपिकल निमोनिया कभी कभी ह्यूमंस में भी कॉज करता है। And there is one variety of mycoplasma hominis,
ये क्या करता है कि दे कॉज इनफर्टिलिटी इन ह्यूमन मेल्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी माइकोप्लाज्मा के बारे में। और एक और चीज़ बताना चाहेंगे लास्ट में कि ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि माइकोप्लाज्मा इज़ सेंसिटिव फॉर, तो आपको वहाँ पे 3-4 दे देगा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का नाम, और कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का भी नाम देगा, जो अदर प्रोसेस जैसे सेल वॉल को छोड़ के अंदर के प्रोसेस मैसनरी पे काम करते हैं। तो आप जितने भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक हैं या फिर जितने भी एंटीबायोटिक सेल वॉल पर काम करते हैं, उनके लिए सेंसिटिव बिल्कुल नहीं होंगे। आप जानते हैं इसके अंदर जो है सेल वॉल नहीं होता है। जैसे मैं एक आपको क्वेश्चन देती हूँ, आप करिए। माइकोप्लाज्मा आर सेंसिटिव टू। अब यहाँ पे मैं कुछ ऑप्शन भी आपको दे देती हूँ। टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकॉल, पेंसिलिन, both A and B। तो ये एक क्वेश्चन है, देखिए बनता है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो माइकोप्लाज्मा सेंसिटिव किसके लिए होगा? माइकोप्लाज्मा, पहले तो ये पेंसिलिन कट गया आपका, और ये देखिए ये दोनों टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकॉल ये सेल वॉल पर नहीं एक्ट करते हैं, तो इनको आप सही मानेंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है। और इसके लिए आपको ये जो मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक है वहाँ का कॉन्सेप्ट और यहाँ का कॉन्सेप्ट मिला के ये क्वेश्चन आ गया। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, अलग अलग एंटीबायोटिक का क्या मोड है ये भी पता हो, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और ये वीडियो हम यहाँ माइकोप्लाज्मा का था, ये भी हम डिस्कस करेंगे अपने किसी वीडियो में, मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। यहाँ से क्वेश्चन CSIR में भी आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन PGT में भी आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन UPHESC वाले भी पूछते हैं, और जो स्टेट PCS जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है वहाँ भी आता है मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक से। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप कहीं से पढ़ सकते हो तो पढ़िए, नहीं तो हम अपने किसी वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे, मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द mycoplasma. Hope you like the video. If you like the video, do like, share and subscribe to your friends. Okay, thank you.